हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 5 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है केंडू लीव्स के ऊपर और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उड़ीसा में है। मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से जीआई प्रोडक्ट्स हैं उड़ीसा में। फिर मैं आपको समझाऊंगा केंडू लीव्स क्या होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, जो बीड़ी बनती है वो इसी केंडू लीव से बनाई जाती है। फिर उड़ीसा में क्या डिमांड हो रही है, आपने ये भी सुना होगा जीएसटी का एग्जम्पशन सर्टेन स्लैब्स को रिड्यूस किया गया है, तो उसका क्या रेलेवेंस है इस आर्टिकल से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जीएस पेपर 2 जो आपका पॉलिसी सेक्शन है वहाँ पे इसकी रेलेवेंस है। जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहाँ पे भी, क्योंकि ये जो केंडू लीव्स है इसका कमर्शियल पर्पस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिवोटल है ये। सेकेंड आर्टिकल बात करता है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कैसे स्टार्ट हुआ। आप जब सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक तरीके से दो लोगों के ईगो के बीच की बात है जो स्टार्ट पास्ट में हुई थी और ये आज तक प्रिवेल करती हुई चली जा रही है। ये जीएस पेपर 2 जो हमारे नेबरहुड रिलेशंस होते हैं वहाँ पे इसका काफ़ी रेलेवेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या रोल था ब्रिटिशर्स का, जिन्होंने मैकमोहन लाइन जो आप देखते हो उसमें इनका क्या रोल है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अभी करेंटली चाइना क्या क्लेम कर रहा है, अक्साई चीन का एरिया कैसे चाइना ने लिया। फिर मैं आपको बताऊंगा चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्यों डिमांड कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा 1962 की वॉर हुई थी, तो वहाँ पे चाइना ने यही चीज़ पहले बोली थी कि आप जो है अक्साई चीन अगर लेना है तो लो, लेकिन हमको तवांग एरिया दे दो। तो मैं आपको समझाऊंगा तवांग एरिया की क्या रेलेवेंस है। फिर मैं आपको सेला टेलन के रेफरेंस में चीज़ें समझाऊंगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे एक ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज मिलेगी इस आर्टिकल में। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया और सिंगापुर कोऑपरेशन के ऊपर। इंडिया और सिंगापुर ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट एरियाज में कुछ की डील साइन किए, मैं वो एरियाज बताऊंगा। फिर यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग के लिए सिंगापुर ने इंडिया को कहा है कि भैया आप कर सकते हो पेट्रोलिंग यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं आपको समझाऊंगा मलक्का स्ट्रेट क्या है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मलक्का स्ट्रेट कैसे ग्लोबल ट्रेड करने में मदद करता है। फिर सिंगापुर की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, मलक्का स्ट्रेट से कनेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं, फिर यहाँ पे जो क्रेस कैनल के बारे में बात सुने होगे वो बताऊँगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट सीज जो है यहाँ पे वो भी आपको समझाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगी, आईआर सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है हमारा कि इंडिया की क्रूड बर्थ रेट में डिक्लाइन हुआ है, साथ ही साथ इससे क्या टोटल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन होगा। ये जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज में इसका काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। इससे कनेक्टेड जीएस 1 2008 में क्वेश्चन आए, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक डाला हुआ है। डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज एन अलार्मिंग साइन फॉर इंडियाज फ्यूचर सोशल डेवलपमेंट डिस्कस। ठीक है, ये एक लाइन दी गई है। कभी देखिए डिस्कस करने की बात की जाएगी तो जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा। आपको अब डिस्कस करना है, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो आपको वैसे यहाँ पे अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम करना है कि आप उसे साउंड कर सके कि आप डिस्कस कर रहे हो। इस आर्टिकल में आपको मैं काफ़ी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या होता है रिप्लेसमेंट रेट, क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर क्या होता है एग्जैक्ट फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे डिक्लाइन हो सकती है, फिर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, फर्टिलिटी कम होने से क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको। लास्ट आर्टिकल बात करता है जो बाल्टिक सी का रीजन है, वहां पे जो शिप्स वर्क करती हैं, जो शिप्स नेविगेट करती हैं, उनकी जो जीपीएस है या उनका जो सिग्नल है उसमें काफ़ी इंटरफेरेंस आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं रशिया का रोल या रशिया के ऊपर एक्यूजेशन लग रहा है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या, इसके अंदर कुछ टेक है, स्पूफिंग क्या होता है ये मैं बताऊंगा, फिशिंग क्या है ये समझाऊंगा, जो कुछ साइबर टेक के टर्म्स होते हैं इससे कनेक्टेड यूपीएससी सवाल पूछता है, पूछा भी गया हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगर आप नोटिस करोगे इस पूरे में कहीं नहीं कुछ तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12-13 पीवाईक्यूज हैं, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। बाय द एंड ऑफ दिस आर्टिकल आपको फील होगा कि आपने कुछ आज पढ़ा हुआ है विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स, विद रिगार्ड टू आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन। अगर आपको इस पूरे के पूरे जो समरी है इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल से बेटल आइस के डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल बात क्या करता है, आपने देखा जीएसटी में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने डाला है, जो 18% के स्लैब में थे उसको 5% में डाल दिया। बहुत न्यूज़ में चल रहा है, लेकिन बहुत न्यूज़ में जो कंटिन्यूसली चल रहा है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आपको ये नहीं पढ़ना है कि भैया क्या जीएसटी का रेट कम हुआ, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट्स ऑल। इससे कनेक्टेड आप नेट पे डालिए जीएसटी,
बस जीएसटी यूपीएससी लिखिए, आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, उसके बारे में पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। तो जो बिजू जनता दल है, ठीक है, उड़ीसा में गवर्नमेंट, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भैया जो कैंडू लीफ के ऊपर जीएसटी एग्जेम्पशन लगाना था, क्योंकि 2018 से बीजेडी वहां पे डिमांड कर रही थी कैंडू लीव्स को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाए जीएसटी से, बट गवर्नमेंट ने 18% लगा रखा था। लेकिन फिर अभी जो स्लैब रिड्यूस किया गया उसमें 5% कर दिया। तो उनका कहने का अभी भी यही मतलब है कि भैया जो आपने 18 से 5 किया है, बट इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा प्लगर्स को, आपको इसको कंप्लीट जीरो करना होगा। ये बेसिकली इनकी डिमांड है और उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे कुछ हैंडलूम कंसर्न्स भी हैं, मतलब जो हाथ से बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो कपड़े बन रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स बनते हैं, तो वो भी डिमांड कर रहे हैं उड़ीसा में कि आपको फुल जीएसटी एग्जेम्पशन देना होगा। बट पॉइंट क्या है, ये तो न्यूज़ की बात है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कैसे उठ सकते हैं, यहाँ पे कैसे यूपीएससी के लिए रिलेवेंस निकाल सकते हैं, हमें वो देखना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रेवेन्यू इम्पैक्ट। उड़ीसा का कहने का पॉइंट है कि भैया इससे उड़ीसा को 1000 करोड़ पर मंथ जो है वो रिड्यूस हो सकता है, लूज हो सकता है वो, ठीक है। और इससे कंपनसेशन की डिमांड की गई है, किससे, सेंटर की तरफ से। और जो उड़ीसा है वो बहुत पहले से जीएसटी एग्जेम्पशन की डिमांड कर रहा है 2018 से, कि भाई साहब आपको ये पूरा जितना भी लगा रखा है हैंडलूम के ऊपर, कैंडू लीव्स के ऊपर, ये सब पूरा जीरो कर देना चाहिए, एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए बेसिकली। बट गवर्नमेंट ने अभी इसको कंप्लीटली नहीं किया है। तो ये एक आर्टिकल की बात है, 2 से 3 मिनट में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आता हूँ पॉइंट के ऊपर, इसमें कौन कौन से की स्टैटिक टर्म्स यूज हुए हैं इस आर्टिकल में। एक तो कैंडू लीव्स यूज हुआ है, दूसरा हैंडलूम सेक्टर हुआ है, तीसरा जीएसटी हुआ है। जीएसटी के बारे में बता दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। गुड्स और सर्विसेज, ध्यान रखिए, जो गुड्स आप खरीदते हो, जो सर्विसेज आप लेते हो, सर्विसेज मतलब क्या है, होटल इंडस्ट्री में आपको क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, बैंकिंग में क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, ये सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जहां पे आप कोई प्रोडक्ट नहीं लेते हो बल्कि उसके आप कुछ ऐसे इनटैंजिबल लेते हो, ठीक है। चलो, अब कैंडू लीव्स क्या है, ये बीड़ी बनाने में, जो आप हैंड रोल सिगरेट्स होती हैं उसको बनाने में कैंडू लीव्स का यूज होता है। ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको जब भी बोलूं कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसको जरूर से जरूर उस टर्म को आप सिर्फ उसके आगे पीवाईक्यू लिख दीजिए, नेट पे आपको दिख जाएगा। आप सिंपल लिखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पीवाईक्यू, बस इतना लिख दो, या यूपीएससी पीवाईक्यू आप लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा उससे क्वेश्चन आया है या नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, बैम्बू के रेफरेंस में आप देखो क्वेश्चन मिला है, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंडू लीव्स इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपको इतना ही स्टैटिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं बताऊं उड़ीसा में जो मेजर जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग हैं, जीआई टैग मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट उस एरिया के लिए काफ़ी यूनिक है, उस एरिया में उसको एक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, जिससे उसकी ट्रेड और ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज भी जुड़ी होती हैं, बहुत एक बैकग्राउंड होता है बेसिकली। तो जो कैंडू लीव्स है ये भी एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम की बात करूं कुछ, तो सांबलपुरी बंधा साड़ी, ये भी आपका एक जीआई प्रोडक्ट है। बोमकाई साड़ी, कोटपट हैंडलूम, हाबसपुरी हैंडलूम, खंडाऊ साड़ी और ढोकरा साड़ी या ढोकरा क्राफ्ट जो होती है, ये सब क्या है, ये हैंडीक्राफ्ट्स है। इसको आप किसी भी तरीके से मॉर्निंग दिमाग में रख लो, ऐसे रख लो कि सब्र, या फिर कुछ भी अपने दिमाग में ऐसे ट्रिक बना सकते हो इस चीज़ की, जिससे या सब को धोखा है, कुछ भी, एनीथिंग, जैसे सा ब को फिर ये धोखा, कुछ भी, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए बेसिकली। मैं भी लाइव आपके साथ बना ही रहा हूँ, लाइव में से जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप ऐसे बना सकते हो अपने दिमाग में रखने के लिए, देयर इज अ रीजन। आप नोटिस, ऐसे तो बहुत सारे जीआई प्रोडक्ट हैं, बट मैंने कुछ पर्टिकुलर को पिक किया है, जैसे साड़ीज़ के रेफरेंस में, तो आपको बताऊंगा क्यों मैंने पिक किया है। अगर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट की बात की जाए, तो जो कैंडू पट्टा है, जिसे कैंडू लीव्स कहते हैं, और कंधा मल हल्दी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। सीएपीएफ में क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, कंधामल हल्दी कहाँ में जीआई टैग प्रोडक्ट है, तो ये उड़ीसा की है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे। अब जो आप नोटिस करो, साड़ी 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 कर, सर इतना क्यों साड़ी को लिया है, उसके पीछे रीजन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और कमल। अब देखो कि भद्राचलम एक पिलग्रिमेज साइट है,
ठीक है। चंदेरी कांचीपुरम साड़ी के लिए फेमस है। कमल इसमें उतना नहीं है, लेकिन आपको ये सिर्फ एक बात दिखा रहा हूं मैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि साड़ी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो इसमें 2 और 3। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं है तब आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोमकाई साड़ी, कोटपट हैंडलूम, संबलपुरी बंद साड़ी, ऐसे ही तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यूपीएससी 23 में हैंडलूम के ऊपर क्वेश्चन क्या है। 7 अगस्त को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसके पीछे रीजन है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1905 में, राइट। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि बंगाल डिवीजन हुआ था। क्यों बंगाल डिवीजन हुआ था? ब्रिटिशर्स ने किया था। क्वेश्चन क्या था, मतलब क्यों डिवाइड किया था? ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया जो बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो हमें ना यहाँ पे डिवीजन करना होगा, जिससे हिंदू के लिए अलग लॉज बन सके, मुस्लिम के लिए अलग बन सके। लेकिन मेन इनका ऑब्जेक्टिव था कि वो कैसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा कर सकें। और स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करके ये हुआ कि भैया हम सब एक हैं और हम अच्छे तरीके से एक साथ मिलके स्वदेश की चीज़ों का यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं आएगी, ना उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, और जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था ये पहले का राइट एक्सप्लेनेशन था, तो इसमें ए इज़ द राइट वन बेसिकली, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया दिया क्योंकि हैंडलूम के ऊपर और यहाँ पे भी हैंडलूम के ऊपर बात हुई है, तो सिर्फ कनेक्टिविटी दे रहा हूँ मैं स्टैटिक टर्म की। यूपीएससी 2018 में फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, पुर्तुकुली सॉल सुजनी एम्ब्रॉयडरी एंड उपाड जामदनी साड़ी। आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साड़ीज़ के ऊपर। 2014 में 4 साल बाद फिर क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से आपको साड़ीज़ के रेफरेंस में जो जो मैंने जीआई टैग्ड बोले हैं आपको पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लेके चलता हूँ। इंडिया और चाइना की बॉर्डर है वो अभी तक बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, मतलब एक ऐसे लाइन नहीं बनी हुई है कि भैया ये चाइना है ये आपका इंडिया है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली बहुत ही इम्प्रेसाइज थी, अगले प्रिसाइज बॉर्डर नहीं थी। अब ये चीज़ अब हुआ क्या, जो चाइना में मांचू एम्पायर था उसने अपना खुद का मैप बनाया हुआ था कि भैया ये है चाइना की बॉर्डर, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल मैप था उसने अपने अकॉर्डिंग मैप बनाया हुआ था। अब हुआ क्या कि जो आपका 1914 में आप एक मैक मोहन लाइन थी, ठीक है, मैक मोहन ने एक लाइन बनाई जिसे मैक मोहन लाइन कहते हैं। उस लाइन को मांचू एम्पायर ने एक्सेप्ट नहीं किया, 1914 में बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि भैया अब हम इस ब्रिटिश लाइन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और धीरे क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब पीरियड आया तो इंडिया था उसने रिलाई किया ब्रिटिश एरा मैप के ऊपर, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल मैप के ऊपर। अभी आपको बताया था कि पहले जो मांचू एम्पायर था उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था इस चीज़ को, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इंडिया ने तो फॉलो किया ब्रिटिश एरा मैप को, उसने कहा भैया हमें जो मिला है ऑफिशियली हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक अक्षाई चिन्ह के थ्रू हाईवे बनाया कि भैया यहाँ पे हमारा कंट्रोल है। अब हुआ क्या इसके आगे, जो ज्वाओ एंड लाई थे 1960 में चाइना के हेड लीडर, उन्होंने प्रपोज किया कि भैया हम एक काम करते हैं, आपको बहुत अक्षाई चीन से दिक्कत हो रही है ना, तो एक टेरिटोरियल स्वैप कर लेते हैं। किससे कहा, नेहरू जी से कहा। तो उन्होंने कहा एक काम कर लो भैया, आप जो है हमको अक्षाई चीन का एरिया जो आप पे क्लेम कर रहे हो हम इंडिया को देते हैं, लेकिन हमको जो है अरुणाचल प्रदेश में रिकॉग्नाइज कर दो, कह दो भैया हाँ ये चाइना कंट्रोल है वहाँ पे, और पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश में तवांग जहाँ जो है वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दो। इंडिया ने कहा कौन सा सस्ता नशा करके आए हो आप, मतलब आप कह रहे हो कि अक्षाई चिन्ह मैं ले लूं और अरुणाचल प्रदेश ले आपको दे दूं, मतलब ये तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही एरिया मेरा और दोनों पे आके आप क्लेम कर रहे हो। क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल मैप था उसमें अरुणाचल प्रदेश तो था ही, साथ ही साथ जो अक्षाई चिन्ह एरिया था वो भी इंडिया में डाला गया था। अब इसी की वजह से 1962 की वॉर आई, जहां पे चाइना ने क्या किया, अक्षाई चिन्ह के एरिया को क्लेम कर लिया। अब जो अक्षाई चिन्ह का एरिया वो थोड़ी डेजर्टिंग एरिया है, ठीक है, बहुत ही खाली मैदान टाइप है, वहां पे कोई क्लेम नहीं करता था। लेकिन जब चाइना ने आके वहां पे क्लेम कर दिया तो वॉर स्टार्ट हो गई। अब इससे ये हुआ कि जो मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, जो 1914 में मैकमोहन भाई साहब थे उन्होंने लाइन ड्रॉ की थी, वहां से अब वो विड्रॉ करना पड़ा इंडिया को, समझ रहे हैं। तो ये एक पूरा मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड समझा दिया। आगे चल के काफी नेगोशिएशन अटेम्प्ट हुए। 1916 में आपको पहले पता है स्वैप हुआ था, 1962 में उसके बाद से वॉर भी हो गई। 1980 में भी क्या हुआ, जो आपके डेंग जियोपिंग थे उन्होंने कहा था कि भैया चलो मैकमोहन लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम एक अलग मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिवाइड करेंगे जहां पे थोड़ा सा ये जो एफर्ट है नॉर्मलाइज किए जा सके, जो एस्केलेशन इतने हो रहे हैं, जो दोनों देश के बीच इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत कम की जा सके। ये डिमांड किसने की, चाइना की तरफ से डिमांड आई। लेकिन अभी भी
ये चीज़ प्रिसाइज नहीं हो पाई है, क्योंकि जब जब डिमांड इन्होंने की है तब तक कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के रीजन को इन्होंने कहा है वो हमें दे दो, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस आपका है इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से, क्योंकि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अभी पिछले 70-80 साल से हम लोग उस पर, अरुणाचल प्रदेश के पूरी रीजन पे हमारा कंट्रोल है। अब अगर सोच के देखो, अगर कोई भी स्वैपिंग एग्रीमेंट होगा कि हम चलो अक्साई चिन्ह लेते हैं, आपको वो देते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जनता को इंडिविजुअली नहीं समझ में आएगी, ना पसंद आएगी। इसी वजह से जो इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू है वो कंप्लीटली अनरिजॉल्व रहता है, लेकिन फिर भी फोकस रहता है कि भैया पीस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते रहें, नहीं तो कब वो पीस में कन्वर्ट हो जाती है पता भी नहीं चलता है उस चीज़ को। अब अगर कुछ की लाइंस जो इस मेन आंसर आइडेंटिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दिया, ठीक है। तो जो बॉर्डर है ये प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर्स है। अगर करंटली चाइना और इंडिया के बीच जो आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर है, एक तो मांचू और दूसरा ब्रिटिश। आप इस लाइन का रेफरेंस जरूर दे सकते हैं कभी भी नेबरहुड चाइना से कॉन्टेक्स्ट कोई बॉर्डर इशू के ऊपर सवाल आए। 1960 जॉ एंड लाई प्रपोज किए थे स्वैप को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश आप जो है हमें दे दो, अक्साई चिन्ह ले लो आप, ठीक है। तो ये लाइन भी यूज कर सकते हो आप। फिर आपका 1962 वॉर लेफ्ट चाइना होल्डिंग अक्साई चिन्ह व्हाइल इंडिया रिटेन द मैकमोहन लाइन। अब ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में, मतलब सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो, आपको रटना नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रख लो। इसको आप एज इट इज़ फ्रेम करिएगा, क्योंकि काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बॉर्डर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ टू एम्पायर, मतलब कितनी बढ़िया लाइन है, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप। अगर कुछ स्टैटिक टर्म्स की बात करें, अक्साई चिन्ह का यूज़ हुआ है, मैकमोहन यूज़ हुआ है, LAC का यूज़ हुआ है, ऑपरेशन फैल्कन का यूज़ हुआ, तवांग और आपका मोमा। मैं एक एक को अगर समझाऊं, जो अक्साई चिन्ह का रीजन है, ये अक्साई चिन्ह का रीजन है, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जो चाइना के कंट्रोल में है, इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। चाइना इसी को कहता है कि भैया ये अक्साई चिन्ह जो देख रहे हो इसको इंडिया ले लो, और इन रिटर्न हमको क्या दे दो, अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन दे दो। मैकमोहन लाइन क्या है, ये 1914 में एक बाउंड्री एग्रीमेंट था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, ठीक है, जो ईस्टर्न सेक्टर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये डी फैक्टो बॉर्डर है। डी फैक्टो बॉर्डर का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉर्डर जो लीगली रिकॉग्नाइज ना हो, ठीक है, मतलब चाइना इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर ऑपरेशन फैल्कन क्या है, 1986 में, जब 1986 के पहले का एक टाइम था जहां पे चाइना ने क्या किया था, धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में अपना प्रेजेंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया ने ऑपरेशन फैल्कन लॉन्च किया था, और इसी से क्या किया, इंडिया ने अपनी आर्मी को फॉरवर्डली डिप्लॉय कर दिया था, जिससे चाइना का जो मूव है अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने का वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड हो जाए। तवांग रीजन क्या है, ये एक मोनेस्ट्री टाउन है जिसपे चाइनीज क्लेम बहुत ज़्यादा सेंट्रल रहता है, चाइनीज इसको बहुत क्लेम करते हैं। अभी मैं बताऊंगा चाइना तवांग क्यों चाहता है इतना ज़्यादा। मोमा क्या है, मोमा का मतलब सिंपल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एकोमोडेशन। ये एक बोलते हैं ना बॉर्डर सेटलमेंट प्रिंसिपल जनरली कहा जाता है कि हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को, साथ ही साथ एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है उसको एकोमोडेट भी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, बाबू भैया इतना क्या इंटरेस्ट है भाई तवांग में, तवांग का रीजन है कहाँ। आप ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये है तवांग एरिया। अब ये देखो यहाँ पे तवांग एरिया है, तवांग में कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ में सबसे पहले समझो, तवांग दुनिया की सेकंड हाईएस्ट मोनेस्ट्री या लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कह सकते हो बुद्धिस्ट की, बुद्धिज्म की। यहाँ पे जो आपके इसे दलाई लामा सुनते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट लामाज होते हैं बुद्धिज्म में, जो आपके हेड सेंट्स होते हैं यहाँ के, तो उनका जन्म यहाँ पे कहा जाता है जनरली। तो इस वजह से ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अब वो सिग्निफिकेंस समझाऊँ तो पहला रिलीजियस इंपॉर्टेंस, सेकेंड लार्जेस्ट तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। दलाई लामा का मतलब बर्थ प्लेस ऑफ 6 दलाई लामा कहा जाता है, ठीक है, किसको, इस तवांग रीजन को। और इससे कहीं ना कहीं चाइना का अगर कंट्रोल यहाँ पे होगा तो ये तिब्बतन बुद्धिज्म जो है पूरा पूरा उस पर कंट्रोल चाइना करेगा। और चाइना में बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन बुद्धिज्म को मानती है। तो चाइना को लगता है भैया अगर हम एक धार्मिक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो उससे क्या होगा, पब्लिक के मन में हमारा बोलते हैं ना हमारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, ऐसा नहीं है केवल धर्म के नाम पे काम हो रहा है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो ज़रूर होगी चाइना की। तो स्ट्रैटेजी क्या है, ये जो तवांग रीजन है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड। यहाँ इसके बगल देखो क्या है, आप ध्यान से देखोगे इंडिया भूटान तिब्बत के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है। और ये एक बोलते हैं ना जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ये डायरेक्ट रूट देता है ब्रह्मपुत्र वैली को। इसी वजह से ये गेटवे बन जाता है आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। आप नोटिस करो ध्यान से, कहाँ पे आसाम, आसाम और नॉर्थ ईस्ट
पे ये एक सीधा डायरेक्ट कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है तवांग रीजन। और दूसरी चीज़ क्या है, चाइना तवांग को कहीं ना कहीं साउथ तिब्बत का हिस्सा बोलता है, कहते तिब्बत तो है ही हमारा, लेकिन साउथ तिब्बत है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा है। लेकिन 1914 में जो मैकमोहन भाई साहब थे, उन्होंने जो लाइन बनाई थी उसमें इस साउथ तिब्बत को डिस्कार्ड कर दिया था कि चाइना का नहीं है वो, इंडिया में हमारा ही है वो। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे, अगर तवांग रीजन पे चाइना का कंट्रोल हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो चाइना है उसके पास उसकी जो बोलते हैं ना जो मिलिट्री है वो वहां पे एक हाई पोजीशन पे पहुंच जाएगी, और हाई पोजीशन में पहुंचने से उसकी जो ओवरऑल टेरिटोरियल नैरेटिव है, पहली बात तो वो स्ट्रेंथन होगा, दूसरी बात कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये चीज इंडिया के लिए बहुत निगेटिवली साबित होगी। कारगिल एरिया में क्या हुआ था, कारगिल में यही तो हुआ था ना, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पे वही चीज़ है, अगर एक बार तवांग रीजन के इनको एक्सेस मिल गया और मिलिट्री वहाँ पहुँच गई तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी नोटिस करो यहाँ पे मेडॉक प्रोजेक्ट, आप नोटिस, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश रीजन है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है। ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है उसे सियांग रिवर कहते हैं, और जब ये चाइना में रहती है, सांगपो ग्लेशियर जो आप देखते हो वहाँ पे एक मेडॉक प्रोजेक्ट है जो बिल्ड कर रहा है चाइना ब्रह्मपुत्र के ऊपर, इंडिया को उससे दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अगर उसी तरीके से यहाँ तवांग रीजन पे चाइना कंट्रोल हो जाएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इंडिया ने क्या क्या किया है, इंडिया ने सेला टनल बनाई है। सेला टनल क्या है, वो तवांग रीजन के पास है, जिससे ऑल वेदर एक ट्रूप का फास्ट मूवमेंट हो सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। इससे क्या होगा, जो चाइना का टैक्टिकल लेवरेज है रीजन में वो कम हो जाए, क्योंकि हमारे पास अगर तवांग रीजन में चाइना ने कभी क्लेम किया तो हमें सबसे पहली चीज़ तो मिलिट्री पहुंचानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास कोई टनल होनी चाहिए। तो सेला टनल क्या है, ये एक तवांग रीजन के पास बनाई गई टनल है, जिससे, और वो इंडिया के कंट्रोल में है कंप्लीटली। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या तवांग का मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों है तवांग के को लेकर के चाइना का। 2014 में अब नोटिस करो आपने, अगर मैंने तवांग समझाया तो आपको कहीं ना कहीं मोनेस्ट्री से कनेक्टेड क्वेश्चन आए होंगे। आप देखो टैबू मोनेस्ट्री, होत्सवा मोनेस्ट्री, फिर आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है, ये बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। अब आप तवांग जो है रीजन, तवांग मोनेस्ट्री जो आप देख रहे हो, अगर वहाँ पे ये चीज़ें बुद्धिस्ट से कनेक्टेड हैं तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है आगे वाले समय में, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सेला टनल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन टनल, यस दिस इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन टनल कही जाती है। फिर सेला टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड, ये भी सही है क्योंकि ये ऑल वेदर टनल है। सेला टनल एम्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब सोच के देखो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड होने जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये मेन बनाई गई है ट्रूप के डिप्लॉयमेंट के लिए, जिससे हम लोग आ सकें एक टनल से दूसरे टनल से जा सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल एडवांटेज इंडिया को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सेला टनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया सिंगापुर कोऑपरेशन और मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग के ऊपर। तब हुआ क्या है, इंडिया और सिंगापुर ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए 5 एग्रीमेंट्स किए हैं, जो नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के द्वारा साइन किए गए हैं। अगर कुछ हाइलाइट्स बताऊं तो इंडिया का प्लान ये है कि मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग हो। पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बोलते हैं ना नजर रखना, वहां पे कोई किसी तरीके से मिलिट्री टेक ओवर नहीं करना। सिर्फ पेट्रोलिंग का अर्थ क्या होता है आपको पता है, सिंपल देखते रखना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों, क्योंकि मलक्का एक की ग्लोबल ट्रेड रूट कहा जाता है। अगर कहा जाए जो 5 कोऑपरेशन डिफरेंट हुए हैं, ऐसे तो बहुत हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट की बात हुई है, ग्रीन शिपिंग के ऊपर बात हुई है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हमने कहा है एक कोऑपरेट करेंगे, अर्बन वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, साथ ही साथ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी हम लोग सिंगापुर के साथ कोऑपरेट करेंगे। डिफेंस कोलैबोरेशन देखा जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई ऑटोमेशन, अनमैन वेसल्स, सबमरीन रेस्क्यू, ये सब क्या है, ये सब आपके दिमाग में होने चाहिए। या अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ये केवल सिंगापुर के लिए नहीं एक्सक्लूसिव, चाहे कभी भी आपसे आईआर के ऊपर कोई भी सवाल आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे 4-5 चीज़ें ऑन टॉप लिख दो। पहला तो क्या है, ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट, क्योंकि हर कंट्री के साथ हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी सेम चीज़ हो रही है, तो आप ये चीज़ वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो डिफेंस कोलैबोरेशन, हम हर एक कंट्री के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अर्बन वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम्स जो होंगी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल एक जहाँ से नहीं लेंगे या केवल एक जहाँ हम सोल्यूशन नहीं देंगे, हर जगह करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत हम हर एक कंट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस एक्सपोर्ट को हम हर एक कंट्री के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे बेसिक आइडियाज हो। दूसरी तीसरी क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। तो ये 3 से 4 की एरियाज को आप चाहे जितना आपको दिखेगा कि ये आईआर का क्वेश्चन है तो वहां पे आप इन सब चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हैं। कुछ मेंस के लिए लाइन देखी जाए तो सिंगापुर एक्नॉलेजेस विद एप्रिसिएशन इंडियाज इंटरेस्ट इन मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल। कहीं ना कहीं सिंगापुर के डिफरेंट कंट्रीज को पता है कि इंडिया ना अगर कभी कोई चीज करेगा तो किसी दूसरे की सॉवरेनिटी में एंटर नहीं करेगा। इंडिया इस चीज के लिए काफी जाना जाता है, ठीक है। ये भी चीज है, बोथ साइड विल कोऑपरेट टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब जो सीज होते हैं वहां पे सिक्योरिटी, सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है अगर ट्रेड होना अच्छे से है वहां पे। सबमरीन रेस्क्यू और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है। अगर मैं कुछ स्टैटिक टर्म्स की बात करूं तो मलक्का स्ट्रेट, अभी मुझे डिटेल में आपको समझाना है। मलक्का स्ट्रेट ये एक नैरो वाटरवे है बिटवीन मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा। ये वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट मैरीटाइम रूट कहा जाता है। और जो मैंने आपको कहा इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये इंडिया द्वारा लेड किया गया एक इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी करना, सस्टेनेबल यूज करना मैरीन रिसोर्सेज का। ग्रीन शिपिंग का मतलब, ग्रीन अपने में वर्ड ही कह रहा है, इको फ्रेंडली मैरीटाइम प्रैक्टिसेस करना, जिससे कार्बन एमिशन, जो शिप्स इतनी बड़ी बड़ी चलती हैं उनसे क्या होता है, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में आप कार्बन एमिशन होता है, तो वो रिड्यूस करने का ही ऑब्जेक्टिव को ग्रीन शिपिंग कहते हैं जनरली। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहले तो एक बार क्वेश्चन यूपीएससी 2008 में आया हुआ है, विच वन ऑफ द स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू इंटरनेशनल डेट लाइन। मलक्का, तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, अगर कभी आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपको दिखा है कि भैया ये एक वर्ड यूज हुआ है, लेकिन 4 अगर ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट आप बोल दोगे। लेकिन बेरिंग स्ट्रेट बोलने का मतलब ये नहीं कि आप मलक्का, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा इग्नोर कर दोगे। आपको बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट भी समझने पड़ेंगे, उससे कनेक्टेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी उससे पूछ सकता है और पूछा भी है। वही सारी चीजें आपको मैं शो करूंगा। तो पहले मलक्का स्ट्रेट का एक रेफरेंस बताता हूँ। वो तो मैंने आपको स्टैटिक टर्म की केवल मीनिंग बताई है। आप ध्यान दोगे तो ये है आपका सिंगापुर। ये जो एरिया देख रहे हो ये क्या है, पिंक वाला, ये है मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये आपका मलाया पेनिनसुला है, ये मलाया जो मलेशिया है, और यहाँ पे क्या है आपका सुमात्रा। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। अब ये क्या करता है, जो अंडमान सी यहाँ पे है और अंडमान सी, साथ ही साथ जो साउथ चाइना सी यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट ही मलक्का स्ट्रेट कहलाता है। ध्यान रखिए, मेरे साथ दोबारा बोलिए, अंडमान सी और यहाँ पे साउथ चाइना सी जो दिख रहा है, इसके बीच इन दोनों कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रेट। मैंने स्ट्रेट का मतलब बताया था, 2 वाटर बॉडीज के बीच की जो लाइन होती है कनेक्ट करने की, उसे स्ट्रेट कहते हैं। मैन मेड भी हो सकता है, जैसे आप लोग जनरली स्विस कैनल का नाम सुनते होंगे, और ये नेचुरल बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये जो है नेचर के बेसिस पे है ज़्यादा। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 930 किलोमीटर है। फिलिप चैनल सबसे कहीं ना कहीं नैरोवेस्ट पॉइंट कहा जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.8 किलोमीटर का है, ठीक है। चलो, अब अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए, 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहां से पास होता है। कुछ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट देखे जाएं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। मतलब अगर यहाँ इसको किसी ने चोक कर दिया तो इससे इतनी सारी कंट्रीज, ये तो सिर्फ एक नाम बोले, 40% ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, मतलब कितने बड़े लेवल पे सब इंपैक्ट होगा। अब इसमें पेट्रोलिंग नेशंस देखे जाएं, मलेशिया, मतलब जो आसपास की कंट्रीज हैं वो करेंगे, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये यहाँ पे इस स्ट्रेट पे पेट्रोलिंग करते हैं, जिससे यहाँ की सेफ्टी और यहाँ का जो सस्टेनेबिलिटी है वो इंश्योर की जा सके। अब कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस क्या है, पहला तो पायरेसी, आपको पता है पायरेसी इतना चैलेंज हो रखा है। मैरीटाइम टेररिज्म, ऑयल स्पिल्स, ओवर ट्रैफिक कंजेशन, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मलक्का स्ट्रेट में प्रिवेल करते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट ऑब्वियसली इस वजह से, क्योंकि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो सागर विजन इनिशिएटिव है, जिसका मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, इसके ऑब्जेक्टिव में मलक्का स्टेट बहुत टॉप लेवल पे आता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि भैया उसका एनर्जी का इंपोर्ट वो भी अच्छा खासा यहाँ से होता है। तो अगर कभी चोक पॉइंट बन गया, यहाँ चाइना ने अपनी कोई भी डोमिनेंस दिखाई, तो उससे इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी कितना हाईलाइट हुआ था जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपके दिमाग में केवल एक चीज़ नहीं आनी चाहिए, कभी भी अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप कैसे एक टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे आपको कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी ना, आपकी जो सप्लीमेंट्री नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अब बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की लोकेशन ही पता होनी चाहिए। ये एक आइलैंड सिटी है साउथ ईस्ट एशिया में, आपको ऑलरेडी बताया। आप अगर ध्यान से देखोगे ये है सिंगापुर, ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये सिंगापुर है, ये इंडिया है, तो आप देख सकते हो ये है आपका मलक्का स्ट्रेट। ये सदर्न टिप ऑफ मलाया पेनिनसुला पे लाई करता है, मतलब ये आपका सदर्न टिप ऑफ मलाया पेनिनसुला पे है। बॉर्डर देखा है जोहर स्ट्रेट, नॉर्थ में जोहर स्ट्रेट है जो सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रही जोहर स्ट्रेट, ये क्या करती है, ये रहा मलेशिया, ये रहा सिंगापुर, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। सिंगापुर स्ट्रेट, ये रहा सिंगापुर स्ट्रेट साउथ में। अगर कुछ नियर बाय फीचर्स आपको बताऊं तो एक क्राइस्थोमस है। क्राइस्थोमस क्या है, ये एक नैरोएस्ट पार्ट है मलाया पेनिनसुला का, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में है सिंगापुर के, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट कहा जाता है। जनरली क्या होता है, मलक्का पेनिनसुला है अगर यहाँ पे, या मलक्का स्ट्रेट जो आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ से 40% ग्लोबल ट्रेड पास हो, लेकिन कभी अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव है या नहीं है, तो उसी के रेफरेंस में क्राइस्थोमस की बात होती है। यहीं पे गुल्फ ऑफ सियाम की बात होती है। गुल्फ ऑफ सियाम ही गुल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ उसको मतलब हिस्टोरिकल नेम सियाम था, करेंटली उसको गल्फ ऑफ थाईलैंड भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है सिंगापुर के, ठीक है। ये पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी है। अंडमान सी क्या है, वो टू द वेस्ट में है, जो आसपास चीजें हैं। ये मलक्का स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट होता है। यहाँ क्लाइमेट देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ का क्लाइमेट है। तो आपको पता होना चाहिए क्राइस्थोमस कहाँ पे है। आप देखो ये सिंगापुर आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा क्राइस्थोमस के बारे में बताऊं तो नोटिस करो, ये रहा क्राइस्थोमस, ठीक है। अभी क्राइस्थोमस जो देख रहे हो, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को अलग करने का काम कर रहा है। क्यों रखा गया, साउथ चाइना सी से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो जनरली यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से जा रहा था, ठीक है। अगर मलक्का स्ट्रेट में कभी चोक पॉइंट बन जाता है तब कैसे ऑल्टरनेटिव होगा, तो ऑल्टरनेटिव ये होगा कि वही चीज़ आके यहाँ से टर्न होके क्राइस्थोमस में चली जाएगी और यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो ये ऑल्टरनेटिव कहा जाता है। और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो आपको, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पे नोटिस कर रहा है, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब अगर यहीं से कनेक्टेड अंडमान सी के बारे में मैंने आपको बताया, ये जनरली क्या है, ये अंडमान सी है। तो आपको और भी चीज़ें पता होना चाहिए, 10 डिग्री चैनल क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए 8 डिग्री चैनल क्या है और 9 डिग्री चैनल क्या है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो आपको अंडमान निकोबार को अलग करने का एक चैनल है। साथ ही साथ अगर आप 8 डिग्री चैनल देखोगे, 8 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है, और जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। ये आपको जनरली पता होना चाहिए क्योंकि इससे कनेक्टेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। ऑब्वियसली आप बता सकते हो 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो आप बोलोगे भाई साहब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग करने में मदद करता है क्या, 10 डिग्री चैनल, दैट इज इट। अब आपको समझ में आ रहा होगा बात कहाँ पे हो रही थी, सिंगापुर की। सिंगापुर से कनेक्टेड मैंने इन्फॉर्मेशन कनेक्ट किया आपके साथ, मलक्का स्ट्रेट है तो ऑल्टरनेटिव क्या, ऑल्टरनेटिव क्राइस्थोमस है। क्राइस्थोमस है तो मतलब अंडमान सी है, अंडमान रोल में आया, अंडमान रोल में आया मतलब अंडमान से कनेक्टेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। फिर 2011 में क्वेश्चन आया, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये चीज अभी मैंने आपको बताई, डीपनिंग मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अगेन इंडिया और ईस्ट एशिया में अगर नेविगेशन टाइम डिस्टेंस को ग्रेटली रिड्यूस करना है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है। डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट, मतलब मलक्का स्ट्रेट को डीप करने में, थोड़ा साउंड अलग नहीं लग रहा आपको, ये डीपनिंग नहीं होगा बल्कि बॉर्डरिंग होगा। फिर ओपनिंग अ न्यू कैनल्स अक्रॉस क्राइस्थोमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम और अंडमान सी। अब मैंने आपको पहले बताया गल्फ ऑफ सियाम कुछ और नहीं बल्कि गल्फ ऑफ थाईलैंड ही है, ठीक है। तो गल्फ, और जो आपका मैंने अभी समझाया क्राइस्थोमस क्या करता है, वो गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान को अलग करता है। तो क्या ये नया कैनल खोलना ऑल्टरनेटिव होगा मलक्का स्ट्रेट का? यस, बिल्कुल होगा। तो 2 इज द राइट वन। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होगे यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की। मैं ऐसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट अवे बाली, ब्रूनी, जावा, सिंगापुर, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली सिंगापुर, ठीक है। अब इंडिया और सिंगापुर कोऑपरेशन की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? पहली बात तो हमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन का एक्सेस मिलेगा जो कि मलक्का स्ट्रेट है। इकोनॉमिक पार्टनर अच्छे तरीके से बनेगा क्योंकि एफडीआई होगा इंडिया में, फिर हम भी एफडीआई करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा दोनों को। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आपको पता है सिंगापुर कितने बड़े चोक पॉइंट पे है, कितने बड़े, एक बोलते हैं ना
एक एडवांटेजियस सिचुएशन या एक एडवांटेजियस जियो लोकेशन पे लोकेटेड है। इस वजह से यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे सिम्बेक्स और मिलान होती है। इससे क्या होता है, मलक्का में पेट्रोलिंग अच्छे से हो सके, तो डिफेंस और सिक्योरिटी भी और ज़्यादा हाईलाइट होती है, या उसकी सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस हम लोग जनरली कह सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सारी जो आपको मैंने बताया, क्वांटम, ऑटोमेशन, अनमैन्ड वेसल्स, ये सारे, इन सब में कोऑपरेशन अच्छे से होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब अगर चैलेंजेस देखे जाएं, क्योंकि अगर सिर्फ बेनिफिट्स आप पढ़ लोगे और चैलेंजेस पे ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हम लोग कुछ मेजर चीज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यूपीएससी में आपको क्रिटिकल अंडरस्टैंडेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो ये है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करने में मदद मिलेगी, इंडिया और सिंगापुर का अगर रिलेशन अच्छा होगा। फिर जो कोऑर्डिनेशन है, मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल नेशंस जो हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे के साथ कोऑर्डिनेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम अगर सिंगापुर में करेंगे तो बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, ये लोग और कुछ बोलना स्टार्ट कर दिए तब क्या होगा। फिर बैलेंसिंग रिलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस भी एक चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, सारे चैलेंजेस हैं, तो हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। हम कर तो रहे हैं सिंगापुर के थ्रू, लेकिन ये एक चैलेंज भी प्रिवेल करता है। अगर कुछ की सेक्टर्स में कोलैबोरेशन देखा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सिविल, न्यूक्लियर, अर्बन वाटर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग और एनर्जी, ये सारे आपको जनरली पता होने चाहिए। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की क्रूड बर्थ रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है। जो क्रूड बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 19.1 से 18.4 तक। टोटल फर्टिलिटी 1.9 से, बोलते हैं ना, 1.9 हो चुका है फ्रॉम 2, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट है वो बिहार में कहा गया है, लोअर्स तमिलनाडु, दिल्ली में कहा गया है। पॉपुलेशन एज हो रही है, मतलब बूढ़ी हो रही है, वो 9.7 थी नेशनली। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो केरल में है, आसाम में है। अभी रिसेंटली मैंने केरला के ऊपर समझाया भी था। जो स्टेट्स ऐसे हैं जो रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट के ऊपर हैं, वो बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान। आपको लग रहा हो सर ये सब क्या, सीबीआर, टीएफआर, रिप्लेसमेंट रेट, सर क्या यूज़ हो रहा है, कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा। एंड डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे आपको पहले मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ, तब दोबारा आइएगा और आप समझिएगा क्या है क्रूड बर्थ रेट और क्या है कैसे। इसकी रेलेवेंस अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, देखिए पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, ये जो बर्थ रेट का टॉपिक है पॉपुलेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। जीएस पेपर 2 का सिलेबस भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। कुछ जो स्टैटिक टर्म्स हैं, क्रूड बर्थ, टोटल फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट, सैंपल रजिस्ट्रेशन, ये सारे कुछ की टर्म्स हैं जो यूज़ हुए इस आर्टिकल में। तो वन बाय वन आपको समझाता हूँ। पहले क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, मतलब एक साल के अंदर, बोलते हैं ना, नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो हुई है पर 1000 पीपल इन 1 ईयर, इसे हम लोग कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। ध्यान रखिएगा, मतलब पूरे साल भर में पर 1000 लोगों में कितनी लाइफ बर्थ हो रखी है, उसे क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, कि एक वुमेन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसे हम लोग कहते हैं जनरली टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब जिस तरह से एक ज़मीन होती है उसके अंदर बोलते हैं ज़मीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो सेम वुमेन के रेफरेंस में भी यूज़ होता है कि फर्टिलिटी कितनी है। फिर एक वर्ड होता है रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल का सीधा सा मतलब बताऊँ, मान लो एक हस्बैंड है, वाइफ है, तो जब ये तो अगर एक एरिया में रह रहे हो, मान लो एक ये एच है, ये डब्ल्यू है, ये टाउन ए में रह रहे हैं, तो टाउन ए में जब रह रहे होंगे उसमें टोटल 10 पॉपुलेशन है, 10 नंबर मान लेते हैं, टोटल 10 लोग हैं, तो उसमें दो तो ये भी हैं, अगर ये दो हट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8 बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है कि जब ये दोनों मरेंगे तो उसके बाद ये इस जो दो का गैपिंग हो जाएगी, 8 बनेंगे, इनको भर कितने से रहे हैं वो। तो जनरली लोग क्या करते हैं, माँ बाप के बच्चे होते हैं, तो मान लो यहाँ पे 2 बच्चे हुए, तो जब ये जाएंगे तो यहाँ पे 2 फुलफिल कर देंगे। तो रिप्लेसमेंट मतलब जब माँ बाप जा रहे हैं तो रिप्लेस कितने बच्चों से कर रहे हैं अपने आप को, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली नोटिस करोगे 4-4, 5-5 बच्चे हैं तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन जनरली जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 को अप्रोप्रिएट कहा जाता है, मतलब जा रहे हो 2.1, इसलिए आप ये मत समझो सर तो नंबर नहीं है तो पॉइंट में देखा जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन सोच लो 120-30 करोड़ पॉपुलेशन के रेफरेंस में डेटा बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये होता है रिप्लेसमेंट रेट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, जो सर्वे करता है कंटिन्यूअसली कि बर्थ, डेथ, फर्टिलिटी रेट इंडिया में कैसी है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, जो बर्थ, डेथ रेट की रिकॉर्डिंग करता है, उसको हम लोग सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ
कॉज ऑफ डेथ, जिसे MCCD कहते हैं, ये रिकॉर्ड करता है कि क्या रीज़न है जो डेथ हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन करने का मेन कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। अब आपको समझ में आया क्रूड बर्थ रेट क्या है। 1000 में अगर मान लो 1000 बच्चे पैदा जनरली हुए हैं, उसमें टोटल कितनी लाइफ बर्थ हुई है, ठीक है, 1000 लोगों में लाइफ बर्थ कितनी हुई है, तो ये पता करता है क्रूड बर्थ रेट एग्जैक्टली। अब आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो क्रूड बर्थ रेट कम हुई है, समझ लो। तो आपको इस डेटा पे बहुत ध्यान नहीं देना है कि सर या कि इस डेटा को हमें रटना है, क्या इस डेटा को हमें एकदम बोलते हैं ना कहीं पे लिख लेना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये सारे टर्म्स के बारे में, तभी आप समझ पाओगे। फर्टिलिटी आपको ऑलरेडी बताया क्या होती है। अब आप इस फर्टिलिटी को कनेक्ट करिए मैटरनल मोर्टेलिटी से। जब कभी कोई वुमेन का बच्चा होता है तो अक्सर क्या होता है, बहुत सारी वुमेन की डेथ हो जाती है, तो उससे डेथ को हम लोग कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। जब कभी कोई वुमेन या महिला जन्म देते समय उसके बच्चे की मौत हो जाए तो मैटरनल मतलब माँ की ही मौत हो जाए, ठीक है, या माँ को किसी दिक्कत की वजह से मर जाए, तो उसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की, जिसमें एक है आपका जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। फर्टिलिटी आपको ऑलरेडी बताया कैसे मेजर होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट के द्वारा। रिप्लेसमेंट लेवल आपको बता दिया क्या होता है। 23 का क्वेश्चन देखो, जननी सुरक्षा योजना मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस लिए है। इसका ये एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, बिल्कुल सही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने आपको ही बताया, मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर को रिड्यूस करना, ये भी सही है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, मैंने कहा जननी सुरक्षा योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो भी वुमेन की या जो भी महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है जन्म देते समय, उनको बचाना। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 1 साल तक उनका बोलते हैं ना उनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज देना, उसके लिए दूसरी स्कीम्स है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो। फिर अब मेंस में जो क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड आया था, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ गैरिएटिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर। गैरिएटिक का मतलब क्या होता है, जो लोग बूढ़े होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो मैटरनल हेल्थ केयर होती है उसके लिए किस तरीके से एक बोलते हैं ना प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है। आपको खुद से करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब जब माँ बाप जा रहे हैं तो कितने बच्चों से अपनी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो 2 लोग जा रहे हैं तो रिप्लेस कितने से कर रहे हैं उसको, उसी को हम लोग कहते हैं जनरली रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल, ठीक है। चलो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। इट इज फर्टिलिटी रेट एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेज इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये बिल्कुल सही है। फॉर मोस्ट कंट्रीज द रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन, ये भी सही है। इफ फर्टिलिटी रेट इज कंसिस्टेंटली बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल द पॉपुलेशन विल ग्रो फास्टर, क्या ये सही है? आंसर इज नो। मतलब आप खुद सोचो कह क्या रहा है, फर्टिलिटी रेट अगर लो है मतलब एक वुमेन केवल एक बच्चे का जन्म दे रही है, तो जब वो जाएंगे माँ बाप तो केवल एक बच्चा रहेगा, तो क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है? और आंसर इज घटेगी पॉपुलेशन, तो इससे ये लिखा क्या है फास्ट है, तो इसमें 1 and 2 इज द राइट वन। अब क्वेश्चन उठता है कि फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है इससे, या फिर ये टॉपिक ही क्यों इंपॉर्टेंट है पूरा फर्टिलिटी वाला। तो उसमें पहली बात तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी में मदद मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है इससे। अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी तो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी तो रहेगी ना, प्लानिंग नीड्स अच्छे से हो पाएगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छे से मिल पाएगा। अभी अगर पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर एक बोलते हैं ना प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही, लेकिन बच्चे जो होंगे वो यंग बनेंगे, वो अर्न करेंगे, उसी से इकोनॉमी चलेगी। एजिंग क्राइसिस को ये अवॉइड करती है, क्या, जो आपका अच्छी फर्टिलिटी बेसिकली जो कही जाती है, ठीक है। अब आता है कि क्या क्या लॉस हो सकते हैं अगर फर्टिलिटी रेट लो होगा। जैसे इंडिया में कहीं ना कहीं बात आ रही है कि अगर लूज हुआ तो क्या इसके चांसेस, पहले बात तो इकोनॉमिक लॉस होगा, लेबर शॉर्टेज होगी, डेमोग्राफिक एंड सोशल इंपैक्ट होगा, पॉपुलेशन एज होगी तो एल्डरली केयर बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा, इससे अर्बन रूरल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है कि नहीं। रूरल में जो रूरल एरियाज है, गांव के इलाके, वहाँ पे डी पॉपुलेशन होगी, धीरे धीरे गांव में अगर पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों को दिक्कतें होंगी, हेल्थ जेंडर इश्यूज बढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे होगा, अगर पॉपुलेशन ही ढंग की नहीं है या फर्टिलिटी रेट ही लो है तो उससे क्या होगा, जो आपके लोकसभा सीट्स हैं वो
कम होंगी लो फर्टिलिटी स्टेट्स में, क्योंकि लोकसभा सीट कैसे होती है, डीलिमिटेशन कमीशन होता है जो बताता है कहाँ पे कितना होना है। डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर 2 सवाल अब तक आ चुके हैं। पहला पूछा है कितने अभी तक अपॉइंट हुए हैं डीलिमिटेशन कमीशन, आपको पता होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी कहीं पे तो उसके प्रपोर्शन में सीट जब मिलेंगी तो कम हो जाएगा। तो इससे कौन डिसएडवांटेज सेक्शन पे होगा, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, और साउथ इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, जो यूथ है वो कम जाएगा डिफेंस में, इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जीपीएस इंटरफेरेंस ओवर बाल्टिक सी के ऊपर। 2023 से कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि जो आपका बाल्टिक सी में जो शिप्स चलती हैं वो जो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ नेटवर्क से, उस नेटवर्क में डिसरप्शन हो रहा है। उसमें एक बोला गया है कि इसमें रशिया इन्वॉल्व है, रशियन टेरिटरी से सोर्स ट्रेस किया गया है। जो मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, एक तो जैमिंग और स्पूफिंग। जैमिंग का मतलब क्या होता है, जो सैटेलाइट सिग्नल, ये जो शिप चल रही है सैटेलाइट से कनेक्टेड होगी तो इसके डिसरप्शन को जैमिंग कहते हैं, ठीक है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है, अगर ये कनेक्ट जो कर रही है इसको किसी दूसरी जहां से एक रॉन्ग सिग्नल मिले और वो डेटा की पोजीशनिंग को गलत दिखाए तो उसे हम लोग स्पूफिंग कहते हैं जनरली, ठीक है। ये शिप मान लो ये जा रही है ए लोकेशन पे, अब यहाँ पे इसके पास एक सिग्नल आता है कि भैया ये बी लोकेशन पे जाने से हमें हमारा बोलते हैं डेस्टिनेशन बी पे है, तो क्या हो रहा है, फॉल्स पोजीशन बताई जा रही है, इसी को स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल्स में भी इसका काफी यूज होता है। इम्पैक्ट क्या होगा, एविएशन सेफ्टी रिस्क होगा, मतलब अगर इसके ऊपर एयरक्राफ्ट होगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा ना इन सब चीज़ों से। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इंटरनेशनल रिस्पांस ये आया है, जैसे स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, ये सारी जितनी कंट्रीज हैं, इन लोगों ने कहा है कि भैया आप इस चीज़ को ख़त्म करो, आप इस चीज़ को बंद करो। किससे, रशिया को, क्योंकि रशिया भी मेंबर है ICAO का। तो आपको ये चीज़ सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी में प्रॉब्लम क्या प्रिवेल कर रही हैं, वो चीज़ आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि रशिया किस तरीके से प्रॉब्लमैटिक, मतलब इन कंट्रीज को बेसिकली लग रहा है कि कहते हैं कि इससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, उस पर थ्रेट होगा। अब हम पॉइंट देखते हैं, MPPCSC में क्वेश्चन क्या आया था, एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज सेंट फ्रॉम अनदर। क्या है ये, अभी मैंने बताया कि जब एक लोग, मतलब ये केवल फिश शिपिंग में नहीं यूज होता इसका यूज डिजिटल टेक में भी होता है, जैसे ईमेल वगैरह में ओरिजिन एक जहां दिख रहा है बट भेजा कहीं और से जाता है, इसको स्पूफिंग ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अ मेथड ऑफ ब्लॉकिंग जीपीएस सिग्नल टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैमिंग वाला आपको बताया। अ साइबर अटैक वेयर फॉल्स जीपीएस सिग्नल आर सेंट टू मिसलीड अ रिसीवर अबाउट इट्स एक्चुअल लोकेशन। ये क्या है, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू विद रिस्पेक्ट टू जीपीएस स्पूफिंग, मतलब जो रिसीवर होता है उसको मिसलीड करना एक्चुअल पोजीशन के रेफरेंस में, ठीक है। अब बाल्टिक सी का रीजन आप देखो, अब बाल्टिक सी के बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है। बाल्टिक सी को स्कैंडिनेवियन के एरिया में कहा जाता है, जो स्कैंडिनेवियन यूरोप है या जो बर्फ का इलाका है, यहाँ पे बॉर्डर करने में जो कंट्रीज हैं वो सब बाल्टिक सी में आती हैं। अगर देखा जाए जो चीज़ें कनेक्ट करता है, कौन कौन सा सीज और ओशियन कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ सी है, ठीक है, जहाँ से ब्रेंट क्रूड मतलब जो क्रूड ऑयल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सी देख रहे हो, यहाँ से ये नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी, इनके कनेक्शन वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डैनिस स्ट्रेस कहते हैं। और इसी दोनों में कैटेघाट और स्कैरगरकाक जो होता है, ये आप देख रहे हो, ये कनेक्ट कर रहा है बाल्टिक सी को और नॉर्थ सी को। बस एक बार आप पढ़ लो, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना आपको। अगर मैं सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में बताऊं, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब क्या है, ये सब इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। बस आपको एक बेसिक आइडिया रखो, आपको उससे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। बाल्टिक सी एक की मैरिटाइम ट्रेड रूट में आता है। कुछ मेजर पोर्ट्स देखे जाएं, सेंट आपका पीटर्सबर्ग जो पोर्ट है ये भी इसी के अंदर कहीं ना कहीं आता है, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ये सब मेजर पोर्ट्स हैं इसके सराउंडिंग में, किससे, बाल्टिक सी में। अब अगर हम बात करें नॉर्थ सी के बारे में, तो नॉर्थ सी की बॉर्डर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप एक बार इसकी बॉर्डर्स को पढ़िए, बॉर्डर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये जो आया हुआ है, ये 24 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये 2011 में क्वेश्चन आया, ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया नॉर्थ सी से निकाला जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है, ये क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन है, ये भी सही है। इट डज नॉट कंटेन सल्फर, मैंने हमेशा कहा है कभी भी नेचर बेस्ड किसी चीज़ की कहा जाए कि उसमें ये नहीं है या वो नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो, क्या पूरे नेचर को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, नहीं। तो इसमें 1 और 2 इज द राइट वन। इस तरीके से आपको समझना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़िए, आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे आप पहले देख सकते हो, इट इंक्लूड्स गल्फ ऑफ मैक्सिको। भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ, अमेरिका, ब्राजील में, ये कहाँ यहाँ पे आ रहा है, तो आप आसानी से देख के इसको बता सकते हो।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इसको मैं सिर्फ बोलते हैं ना विद इन फ्यू सेकंड्स आपको समझाऊं, अभी भी इसके ऊपर बात चल रही है। सेंटर ने अप्रूव किया है एक नई इंडिपेंडेंट क्लास, एक बोलते हैं ना प्राइवेट इन्वायरमेंट ऑडिटर्स हो सकते हैं। अभी तक क्या होता है, कभी कोई इन्वायरमेंट वॉलेशन होता है या कभी कोई बोलते हैं ना पोल्यूशन होता है, उसको गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे आप लोग क्या देखते हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनजीटी, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब क्या कह रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि अब एक नया रूल है एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 25, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज जो होती हैं वो बोलते हैं ना अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं और वो ऑडिटिंग कर सकती हैं। मतलब अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, आप ऑडिटिंग करो, जहां जहां पोल्यूशन हो रहा है ऑडिटिंग करके वो बोलते हैं ना रिपोर्ट को आप सबमिट करो और बताओ कि भैया ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, एज सच कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।